वेलकम बच्चों, स्वागत है आप लोग का। और आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारा एक्सरसाइज सेक्शन ऑफ आर सेकंड चैप्टर या फिर चैप्टर 9 कह सकते हैं आप, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। तो क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों ही यहाँ लिखे हैं, इनको एक एक करके समझते हुए चलेंगे और फिर साथ साथ आप इसे नोट भी करते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद ए नॉन जीरो वेलोसिटी? इफ यस, स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। इफ नो, प्रोवाइड ए रीजन। उन्होंने कहा है बॉडी पर किसी भी तरह का नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बॉडी नॉन ज़ीरो वेलोसिटी से मूव कर रही हो? अगर आप यस कहते हैं तो उसका रीज़न देना, और नो कहते हैं तो उसका भी रीज़न देना। तो बेसिकली इसका रीज़न नो होगा, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मोशन ऑफ एन एज फॉर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट देयर मस्ट बी सम अनबैलेंस्ड फोर्स। बॉडी पर कुछ ना कुछ फोर्स लगना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि वो मोशन में आए। रेस्ट के सिचुएशन में हम जरूर फिर भी बता सकते थे, बट यहाँ मोशन के लिए पूछा है तो इसलिए से अनबैलेंस्ड फोर्स तो होना ही चाहिए। इन्होंने अनबैलेंस्ड फोर्स को ज़ीरो बताया है, ठीक है। ऐसे ही फिर सेकंड क्वेश्चन, व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। तो रीज़न है इसका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हमने क्लास में करते वक्त भी इसकी बात की थी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली जब हम कारपेट को बीट किया जाता है उसे स्टिक से, या जैसे चादर वगैरह है उसको भी आपको साफ़ करना है तो उसे आप एक शेक देंगे तो डस्ट उसमें से बाहर निकल आती है। देन थर्ड क्वेश्चन है, वाई इज़ इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज कैप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विद ए रोप? तो बस की छत पर रखा हुआ सामान उसे बांधने की प्रेफरेंस की जाती है। उसका रीज़न भी न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ही है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मोशन की वजह से। अगर नहीं होगा तो ब्रेक अप्लाई करते वक्त या व्हीकल स्टार्ट होते वक्त व्हीकल से लगेज का नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन, इनका सॉल्यूशन पॉज करके नोट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 4 की बात करें तो क्वेश्चन 4 में है, अ बैट्समैन हिट्स ए क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड। आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट। द बॉल स्लोज टू ए स्टॉप बिकॉज। जो बॉल रोल हो रही है हिट करने के बाद वो कुछ समय बाद अपने आप रुक जाती है, क्योंकि उसको रोकने वाला अपोजिंग फोर्स होता है, मोशन को अपोज कराने वाला फोर्स होगा इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन। तो देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, वो फ्रिक्शन की वजह से रुक रही है। तो ये हमारा इसका आंसर है, आंसर सी पार्ट। उसके बाद इसे भी पॉज करेंगे, नोट करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, पढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, फिफ्थ क्वेश्चन को देखेंगे तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, a truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 metric ton। और गिवन में आपको बताया है कि 1 मेट्रिक टन की वैल्यू 1000 kg है। तो यहाँ पर गिवन फैक्टर की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इसका 400 मीटर दिया गया है, ये हमें डिस्टेंस दे दिया गया है, टाइम भी बताया है 20 सेकेंड। मास अगर 7 मेट्रिक टन है तो 1 मेट्रिक टन 1000 है, 7 मेट्रिक टन 7000 kg हो जाएगा। एक्सेलरेशन निकालना है, फोर्स निकालना है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस गिवन था, लिखा, यू ज़ीरो था, ये पार्ट ज़ीरो हो जाएगा पूरा, हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये 20 का स्क्वायर 400 हुआ, 400 अपनी जगह पर है तो 400 से 400 कैंसिल करेंगे, एक इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद फोर्स का तो सिंपल फार्मूला है न्यूटन सेकेंड लॉ से, एफ इक्वल टू एम में। एम और ए दोनों हमें मिल चुके हैं, एम हमारे पास है, ए हमारे पास है। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 14,000 न्यूटन। तो इसे भी आप पॉज करके नोट कर लेंगे, सॉल्यूशन है हमारा ये। सॉल्यूशन हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन के लिए बोला गया है, अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द
फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक एंड कम्स टू रेस्ट। यहाँ पे फ्रिक्शन काम कर रहा है आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। तो इनिशियल वेलोसिटी 20, बट फाइनली उसने जाके रुक जाना है, तो फाइनल वेलोसिटी 0। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 50 मीटर एंड मास ऑफ द बॉडी इज गिवन एज 1 kg। फोर्स निकालना है आपको। पहले हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो v 0 रखा, u 20 रखा है, 400 हो जाएगा। 2as में s 50 है, तो 2 इंटू 50 100। ये 220 स्क्वायर 400, दूसरी साइड जाकर -400 हो गया। और यहाँ से आप देख ही रहे होंगे दोनों जीरो से दोनों जीरो बैलेंस होंगे, तो a इज इक्वल्स टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस आने का मतलब यहाँ पर ये रिटार्डेशन को इंडिकेट कर रहा है, जो कि अपोजिंग मोशन की वजह से डेवलप हो रहा है। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन है m1, और a -4 रखकर -4 न्यूटन आया है। यहाँ भी माइनस साइन इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स है वो अपोज कर रहा है मोशन को। इसे भी आप पॉज करके नोट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं। ए 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। उसमें 5 डब्बे लगे हैं, 5 कंपार्टमेंट, ईच ऑफ 2000 kg along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 न्यूटन, ये 40,000 दिया है, and the track offers a frictional force of 5,000 न्यूटन, then calculate net accelerating force चाहिए, acceleration of the train चाहिए, and the force of wagon 1 on wagon 2, सेकेंड वेगन पर फोर्स चाहिए। तो जो हमें गिवन कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंगली ये है हमारी ट्रेन, जिसमें इंजन है, इसमें 5 बोगी लगी हैं, और फर्स्ट बोगी की वजह से सेकंड बोगी के ऊपर फोर्स पूछ रहे हैं। तो अगर फर्स्ट बोगी को सेकंड बोगी को खींचना है तो बेसिकली उसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सबको मिलाकर खींचना होगा। वो हमारा लास्ट पार्ट के लिए रिक्वायरमेंट होगी। मास ऑफ इंजन हमें 8000 दिया है, मास ऑफ वेगन्स 2000 इंटू 5 नंबर है, तो 10,000 हो जाता है। अप्लाइड फोर्स 40 है, अपोजिंग फोर्स है -5000 कर दिया फ्रिक्शन की वजह से। नेट फोर्स, एक्सेलरेशन और फोर्स ऑन द वेगन निकालना है। इसे आप पॉज करके नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे क्या हो रहा है। नेट फोर्स की बात करेंगे तो अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स को कंबाइन किया है, ये माइनस हो गया अपने नेचर की वजह से। 4000 -5000 बन चुका है। बेसिकली अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप इसको प्लस भी दिखा सकते हैं, प्लस फ्रिक्शनल फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली माइनस है, इसलिए माइनस हो गया, और आंसर आ रहा है 35,000 न्यूटन। टोटल मास ट्रेन का मिल रहा है 10,000 इंजन, और 8,000 इंजन और 10,000 बोगी का 18,000 kg हो गया। एफ इज इक्वल टू एम ए है, तो ए का फॉर्मूला एफ अपॉन एम, 35,000 बाई 1800 करेंगे तो हमारा आंसर 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बुक में अगर आप चेक करेंगे तो ये आंसर में थोड़ा गड़बड़ हो रखी है, लेकिन आपको आंसर, करेक्ट आंसर यही फॉलो करना है। उसके बाद फोर्स ऑन वेगन 2 निकालना है हमें। तो टोटल फोर्स ऑन वेगन 2, 3, 4, 5 लेना होगा हमें। तो यानी कि 4 वेगन है हमारे पास, फोर्स ऑफ मास ऑफ 4 वेगन्स इंटू ए होगा। हर एक का 2000 kg था, तो 4 के लिए 8000 हो रहा है। एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ रहा है। ये आंसर भी हमारा बुक से मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये वैल्यू गलत निकाली गई थी पहले, इसी वजह से ये सेकंड आंसर भी बुक में गलत हो चुका है। आप इसको सही का करेक्शन यहीं से लिखेंगे। इसके बाद बढ़ाते हैं आगे, इसे आप पॉज करके नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ ए मास ऑफ 1500 kg, वट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद ए नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गिवन में मास दे दिया है, रिटार्डेशन हो गया है माइनस की वजह से, नेगेटिव एक्सेलरेशन, फोर्स निकालना है, मल्टीप्लाई करेंगे एम में, और हमारा आंसर हमारे सामने है। होपफुली इजीली समझ में आ गया है ये आपको। नेक्स्ट है, व्हाट इज मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम एंड मूविंग विद वेलोसिटी वी। तो मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी है, तो ये पार्ट हमारा आंसर होगा। एम वी मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली आ जाता है, तो इसे भी आप पॉज करके नोट कर लेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। आपसे कहा गया है, यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 2000 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट अक्रॉस ए फ्लोर एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी तभी हो सकती है जब नेट
फोर्स ज़ीरो बने। और ऐसा तभी हो सकता है जब हमने 2000 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो जो फ्रिक्शन होगा वो भी 2000 होगा, बैलेंस हो जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में है। अप्लाइड फोर्स -200 न्यूटन, इसलिए क्योंकि 200 न्यूटन हमारा अप्लाइड फोर्स था। इसे भी पॉज करके आप नोट कर लें। तो आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन देखते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। आमने सामने से दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, दोनों का मास सेम है। पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2.5 बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। कोलिजन के बाद वो स्टिक हो गए हैं। दोनों की वेलोसिटी हमें दी गई है, तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। दोनों का मास दिया है, दोनों की वेलोसिटी दी है, बट ध्यान रहे यहाँ सेकंड बॉडी की वेलोसिटी को हमने माइनस बताया है बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। कंबाइंड वेलोसिटी v हो गई है। तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v प्लस m2v। कंबाइंड करेंगे तो इसमें v कॉमन आ गया है, v का फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाया, वैल्यूज सब्सटीट्यूशन। और आप देख रहे होंगे जितना ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट, उतना ही ये वाला पार्ट नेगेटिव बन रहा है, यानी कि सेम वैल्यू का सब्ट्रैक्शन, आंसर बन जाएगा 0। बॉडीज़ का मतलब स्टिक हो जाने के बाद रुक जाएंगी। तो इसे भी पॉज करके नोट करेंगे। बढ़ाते हैं आगे। 12th क्वेश्चन में कहा गया है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात हो रही है। इफ द ऑब्जेक्ट इज massive truck parked along the roadside, it will probably not move. A student justifies this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. तो बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो फोर्स होगा वो F इज इक्वल टू एम ए की फॉर्म में है। यहाँ से एक्सलेशन देखेंगे तो F बाई एम, एक्सलेशन मास के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी में है। ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है तो उसका जो m है वो बहुत लार्ज होगा। इस वजह से इन्वर्स रिलेशन में a नेग्लिजिबल हो जाएगा, और a नेग्लिजिबल होने की वजह से ट्रक में जो मोशन होगा जीरो से सर्टेन वेलोसिटी वो ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा, इसीलिए ट्रक डज नॉट मूव। ये सिचुएशन यहाँ बनती है। तो इसे भी पॉज करके नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन पर। 13 क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम है, ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, इज स्ट्रक बाय हॉकी स्टिक so as to return it along its original path with a velocity at 5 meter per second. Calculate the change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. तो गिवन में मास ऑफ हॉकी बॉल हमें दिया है 200 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, 0.2 kg। ऐसा ही सिस्टम में सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल 10 है, स्ट्रक करने के बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में -5 वेलोसिटी से जा रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से -5 कर दिया गया है। अब चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल चाहिए, तो फाइनल माइनस इनिशियल बन रहा है। फाइनल मोमेंटम एम वी, इनिशियल मोमेंटम एम यू, एम कॉमन किया तो वी माइनस यू, वैल्यू सब्सटीट्यूशन ये आ गया है -3 kg मीटर पर सेकेंड। आप चाहें तो इसको प्लस में दिखा सकते हैं, इसके लिए आप इनिशियल को माइनस मान लेंगे तो फाइनल को प्लस मान लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल से पॉजिटिव ही बन जाएगा। दोनों ही तरह के आंसर आपके करेक्ट माने जाएंगे, चाहे आप पॉजिटिव आंसर निकालें या नेगेटिव। तो पॉज करके नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर। तो नेक्स्ट आ रहा है 14 क्वेश्चन है, इसमें अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. तो यहाँ गिवन कंडीशन को अगर हम देखेंगे तो गिवन में हमारे पास है मास ऑफ द बुलेट हमें दिया है 10 ग्राम, मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम दिया है, और उसको हमने केजी में कन्वर्ट किया 1000 से डिवाइड करके। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमें पता है, फाइनल वो रुक गई है तो 0, टाइम इसमें 0.03 सेकेंड लगा है। डिस्टेंस ऑफ पेनेट्रेशन, कितना पेनेट्रेट करके वो ब्लॉक के अंदर टकराने के बाद कितना अंदर तक एंटर करी है वो हमें निकालना है, फोर्स हमें निकालना है।
तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इससे हमें a मिल जाएगा, रिटार्डेशन वाला फॉर्म है इसलिए -5000 में आ रहा है। सेकेंड इक्वेशन का इस्तेमाल करके डिस्टेंस मिल जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू और टी की वैल्यू रखी है, हाफ ए टी स्क्वायर की वैल्यू रखी है, मैथमेटिकल एन्जॉयमेंट है, सॉल्व किया है और हमारा आंसर आ रहा है 2.25 मीटर। और फोर्स की बात करें तो m में, जिसमें m और a दोनों हमारे पास है, तो हमारा आंसर बन रहा है 50। ये 5000 अगर आप माइनस में करेंगे तो ये माइनस में भी आ जाएगा, इसको माइनस ही कर लेते हैं, तो ये हमारा आंसर -50 न्यूटन है। एक्चुअली ये अपोजिंग फोर्स है तो इसे माइनस होना भी चाहिए, आप समझ ही रहे हैं। इसे भी पॉज करके नोट कर लेंगे, बढ़ते हैं आगे फिर। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद एंड स्टिक्स टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg. They then both move off together in the same straight line. Calculate their total momentum before the impact and after the impact and also calculate the velocity of combined object. तो इसमें अगर हम गिवन कंडीशन की बात करें तो गिवन कंडीशन हमारे पास है ये है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ 1 kg, वेलोसिटी इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ ब्लॉक जो था वो 5 kg, लेकिन वो रुका हुआ था इसलिए वेलोसिटी 0। यहाँ पर टोटल मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन और कंबाइंड वेलोसिटी। तो यहाँ अगर देखा जाए तो हमारे पास टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है m1v1 प्लस m2v2, सॉल्व किया, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से टोटल आफ्टर और टोटल बिफोर सेम होगा, तो इसका आंसर भी सेम आ गया। और टोटल मोमेंटम आफ्टर इज इक्वल्स टू m1v प्लस m2v है, तो v कॉमन किया जिसमें टोटल मोमेंटम आफ्टर की वैल्यू हमें पता चल चुकी है 10, 1 + 5 × v, तो v का आंसर 10/6 यानी कि 1/1.67 मीटर पर सेकेंड। इसे भी पॉज करके नोट कर सकेंगे, बढ़ते हैं आगे। 16 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। यहाँ आपको मास दिया है 100 kg, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है और टाइम पता है। तो इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम और फोर्स को कैलकुलेट करना है। इनिशियल मोमेंटम mu, तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, फाइनल मोमेंटम mv, इसे भी मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया और इसे पॉज करके नोट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली हमारे पास रिजल्ट है, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम कर दिया, फोर्स बन गया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज आ रहा है, टाइम आ गया, वैल्यू रखी, तो हमारा आंसर न्यूटन में फोर्स का भी आ गया। ठीक है, इसे भी पॉज करके नोट कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अख्तर, किरण एंड राहुल वर राइडिंग इन ए मोटर कार दैट वाज मूविंग विद ए हाई वेलोसिटी ऑन अ एक्सप्रेसवे, यानी कि हाईवे पर जा रहे हैं, बहुत स्पीड में हैं। When an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen, हो सकता है आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो। अख्तर एंड किरण started pondering over the situation. Kiran suggested that the insect suffered a great change in momentum as compared to the change in momentum of the motor car, जो कि बहुत हाई वेलोसिटी से चल रही थी और the insect was much more than that of the motor car. Akhtar said that since the motor car was moving with a larger velocity, it exerted a larger force on the insect and as a result the insect died. अब राहुल वहाँ पर कुछ नया एक्सप्लेनेशन देता है that both the motor car and the insect experience the same force and change in their momentum. तो कमेंट ऑन दिस सजेशन, तो सिंपल कमेंटेशन इसमें यह है कि यहाँ पर राहुल का एक्सप्लेनेशन है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, बिकॉज यहाँ पर उसने जो बात की वो न्यूटन्स थर्ड लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ के बेसिस पर की है। यहाँ पर सेम फोर्स एक्शन रिएक्शन वाला केस है और चेंज इन देयर मोमेंटम ये हमारे फोर्स के बेसिस पर होगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बेसिस पर है। जो इंसेक्ट है उसका मोमेंटम का जो चेंज है बहुत रैपिड फॉर्म में हुआ है, बहुत तेज़ी से चेंज हुआ है, इस वजह से उसमें फोर्स की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगी और फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है,
तो सिंपल, ज़्यादा डिटेल में इतना कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक्सप्लेनेशन से काम चल जाएगा। तो बढ़ाते हैं इसको भी आगे, पॉज करके नोट कर ही लिया होगा। नेक्स्ट है, हाउ मच मोमेंटम विल ए डम बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गिवन में मास दिया है हमें 10 kg, इनिशियल वेलोसिटी टेबल पर थी तो 0, फ्लोर की तरफ गिर रही है कितनी हाइट से, 80 सेंटीमीटर, यानी कि 0.8 मीटर से। हमने इसे 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया। एक्सेलरेशन हमें दिया गया है, तो हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस होता था, यहाँ एस की जगह एच है तो हमने एच रख लिया। वैल्यू सब्स्टिट्यूशन की है तो हमें उसकी वेलोसिटी मिल गई। वेलोसिटी मिलते ही हमने उसका मोमेंटम ट्रांसफर में मोमेंटम ऑफ द बेल कैलकुलेट किया है, m इंटू वी 10 इंटू 4 करके 40 kg मीटर पर सेकेंड आंसर बनता है। इसे भी पॉज करके नोट करेंगे। और अब हमारा इसमें नेक्स्ट सेगमेंट है एडिशनल एक्सरसाइज वाला, इसको देख लेते हैं। ये एक टेबल दिया है, इस टेबल के बेसिस पर हमसे कुछ कंक्लूजन मांगा है। तो टाइम दिया है सेकंड में, डिस्टेंस दिया है मीटर में, इससे कंक्लूजन क्या क्या पूछा है देख लेते हैं। पहला बोला है व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट एक्सेलरेशन, इज इट कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, और है ही नहीं यानी कि 0। तो हमने कहा है कि गिवन कंडीशन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करो। इनिशियल वेलोसिटी 0 मानकर चलते हैं तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर आता है। इससे ए का फॉर्मूला हमारे सामने आ गया। अब अलग अलग टाइम पर अलग अलग डिस्टेंस हमें पता है। टाइम 1 सेकेंड पर डिस्टेंस 1 मीटर, तो एक्सेलरेशन 2 मिल रहा है। सेकंड कंडीशन में 2 और 8 की वैल्यू पर 4 मिल रहा है, फिर 6 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा ऑब्वियसली। और इस तरह से पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो हेंस देयर इज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। और क्योंकि इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है तो हमारा फोर्स भी जो कि एम ए होता है, एम भले ही कॉन्स्टेंट है, ए इसमें इंक्रीजिंग है, तो ये फोर्स की भी इंक्रीजिंग वैल्यू देगा, यानी कि फोर्स मस्ट भी इंक्रीजिंग। ये हमारा इसका सेकेंड पार्ट हुआ। तो पॉज करके नोट करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। 2 persons managed to push a motor car of mass 1200 kg at a uniform velocity along a level road. The same motor car can be pushed by 3 persons to produce an acceleration of 0.2. With what force does each person push the motor car? Assume that all person push the motor car with the same muscular effort. तो मान लेते हैं हर एक का एफर्ट F है, तो 2 लोगों का एफर्ट 2F और 3 लोगों का 3F। अब 2 लोगों से तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी पर चल रही थी, यानी उसका एक्सेलरेशन 0 था, लेकिन 3 लोगों से उसमें एक्सेलरेशन आया 0.2 का। तो बेसिकली जिस फोर्स ने उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है वो 3 लोगों का फोर्स माइनस 2 लोगों का फोर्स करके आएगा, 3F माइनस 2F, और उसी को हम एम ए के बराबर रख लेंगे। 3F माइनस 2F F बन जाता है, ये मल्टीप्लाई किया तो 240 न्यूटन हमारा एक पर्सन का फोर्स बन जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, पॉज करके नोट कर लिया होगा। ए हैमर ऑफ मास 500 ग्राम दिया, वेलोसिटी दी है 50 मीटर पर सेकेंड, strikes a nail, the nail stops the hammer in a very short time of 0.01 second. What is the force of the nail on the hammer? ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए गिवन कंडीशन में हमें दिया हुआ है, ये गिवन में हमें दिया है मास ऑफ हैमर 500 ग्राम था, 1000 से डिवाइड करके 0.5 kg बना। वेलोसिटी ऑफ हैमर v इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन हमें t इज इक्वल्स टू 0.01 सेकेंड बनाया। फोर्स की वैल्यू आ गई, न्यूटन सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो फोर्स अप्लाइड है इट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज देखेंगे तो स्ट्राइकिंग से पहले एम वी, बाद में हुआ 0, तो एम वी माइनस 0 डिवाइडेड बाई टी, इसके बाद वैल्यू सब्सटीट्यूशन एंड मैथमेटिकल एन्जॉयमेंट गिव्स द आंसर। होपफुली अच्छे से समझ में आया होगा आपको। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है ए मोटर कार ऑफ मास 1200 kg is moving along a straight line with a uniform velocity of 90 km per hour. Its velocity is slowed down to 18 km per hour in 4 seconds by an unbalanced external force. Calculate the acceleration and change in momentum. Also calculate the magnitude of force. तो given condition में हमें दिया है, देख लेते हैं इसको। given condition में हमारे पास है मास ऑफ कार दिया है 1200 kg, इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको 5/10 से मल्टीप्लाई करके हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है, 25 आ गया। ऐसी फाइनल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आर।
उसे भी 5/18 से मल्टीप्लाई करके 5 मीटर पर सेकेंड आंसर आया। टाइम टेकन 4 सेकेंड है। और अब एक्सेलरेशन, चेंज इन मोमेंटम और फोर्स निकालना है। तो थोड़ा पॉज करके आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करके v = u + at से v, u और t हमारे पास था। a कैलकुलेट करना है सिंपल वे। आंसर आ चुका है। रिटार्डिंग है, स्लो डाउन हो रहा है क्योंकि। उसके बाद चेंज इन मोमेंटम है, फाइनल माइनस इनिशियल, mv - u। तो वैल्यू सब्सटीट्यूशन से ये भी बन गया। और उसके बाद फोर्स है, न्यूटन सेकंड लॉ से, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी अपॉन में डी टी। और ये डी डेल्टा पी की वैल्यू मिल गई, टी की वैल्यू मिल गई। सॉल्व करके हमारा आंसर आ रहा है ये 24,000 है। 24,000/4, 6,000 - 6,000 न्यूटन का आंसर। ठीक है, पॉज करके इसे भी नोट कर लेंगे। और चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। तो a large truck and a car both moving with velocity of magnitude v have a head-on collision and both of them come to a halt after that. If the collision lasts for 1 second, which vehicle experiences the greater force of impact? Which vehicle experiences greater change in momentum? इन सब की बातें निकालनी है। तो which vehicle experiences greater force of impact, इसके लिए ट्रक experiences greater force of impact, क्योंकि जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से आता है। ट्रक जिसका मास ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, वेल बाद का मोमेंटम उसका ज़ीरो है, पहले का मोमेंटम ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कार, तो फोर्स भी उसका ज़्यादा ही होना है। नेक्स्ट है विच व्हीकल एक्सपीरियंसेस ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर डिपेंड करता है। ट्रक का फोर्स ज़्यादा है तो ट्रक का चेंज इन मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। विच व्हीकल एक्सपीरियंसेस ग्रेटर एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी इनिशियल सेम है, फाइनल भी सेम है, टाइम टेकन भी सेम है, तो एक्सेलरेशन दोनों का सेम होना चाहिए। एज कार एक्सपीरियंसेस, नेक्स्ट है वाई इज़ द कार लाइकली टू सफ़र मोर डैमेज दैन द ट्रक। तो उसका कारण है कार एक्सपीरियंसेस ग्रेटर रिएक्शन। एक्चुअली जो उसको रिएक्शन मिल रही है वो ट्रक की वजह से मिल रही है। ट्रक पर डेवलप होने वाला फोर्स ज़्यादा है, तो ट्रक की वजह से मिलने वाली रिएक्शन भी ज़्यादा होगी जो कार को ज़्यादा डैमेज करेगी। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन था। पॉज करके आप नोट कर ही चुके होंगे इसको। और इसी के साथ हमने इस चैप्टर का सॉल्यूशन भी कंप्लीट किया। इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। नोट्स जो इसके हैं वो पूरे आ चुके हैं आपके पास, क्लासेस सारी डाल दी गई हैं। जो टॉपिक में डाउट हो उसको बार बार रिवाइज़ करें, न्यूमेरिकल्स की मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, और इस तरह से आपकी यूनिट भी अच्छे से वेल प्रिपेयर हो जाएगी एग्ज़ाम के लिए। तो यहीं पर इसको क्लोज़ करते हुए अब आपसे मिलेंगे आगे की अगली क्लास में, जिसमें हम शुरू करेंगे अगला चैप्टर। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।